नमस्कार। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में एआईसीबी के संबद्ध संगठनों के लिए विकलांगजनों के अधिकारों पर आधारित ऑनलाइन एडवोकेसी कार्यशाला विशेष रूप से दृष्टिबाधित जनों को दृष्टिगत रखते हुए। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, डेनमार्क। सत्र 3 यूएनसीआरपीडी मूल पाठ, व्याख्या तथा निहितार्थ। वक्ता हैं श्री राजीव रतूड़ी, प्रमुख कानून एवं नीति, NCPEDP दिल्ली। इंग्लिश में ये टॉपिक कुछ इस तरह से होगा: UNCRPD टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीकेशंस। स्पीकर मिस्टर राजीव रतूड़ी, हेड लॉ एंड पॉलिसी, NCPEDP दिल्ली। सबसे पहले शेष प्रतिभागियों का परिचय। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा सॉरी इस समय को देखते हुए थोड़ा उसे परिवर्तन किया जाए कार्यक्रम में, और पहले हम इंट्रोडक्शन खत्म कर लें। हाँ सर, इसको और अब ओडिशा और राजस्थान रह गया, तो हम ओडिशा भुवनेश्वर से शुरू करते हैं। ओडिशा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। यहाँ पे हमारे साथ हैं श्री संन्यास कुमार बिहारा जी। हाँ जी, मैं संन्यास कुमार बेहरा, उड़ीसा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का प्रेसिडेंट हूँ और मैं उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक ऑफिसर हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ शेख समद जी हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन से। शेख समद जी। ऐश्वर्या अभी हमारे साथ हैं, वो बीच में शायद लेफ्ट हो गए थे। नहीं मैं यही हूँ। नहीं, शेख समद जी, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ। नहीं वो नहीं है अभी। ओके ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर आएंगे तो उनका इंट्रोडक्शन करा देंगे। मिस विजय लक्ष्मी पाल, सॉरी। सुश्री विजय लक्ष्मी पाल। वो नहीं है शायद। ठीक है, हम आगे चलते हैं। डॉक्टर मंजुलता पांडा जी। मंजुलता पांडा मैम ने हमें ज्वाइन तो किया था। जी सभी को मेरा नमस्कार है। मैं मंजुलता पांडा हूँ और यहाँ पे ओडिशा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का प्रतिनिधित्व करती हूँ, और पर्सनल तौर पर मैं एक अध्यापिका हूँ राजनीति विज्ञान की, और एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ ओएबी के साथ। थैंक यू मैम। मिस मामिना मिश्रा जी। वो भी नहीं है। अच्छा, अब हम राजस्थान की ओर चलते हैं। RNKS राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ। यहाँ पे श्री M जितेंद्र भार्गवा सर है हमारे साथ। नहीं, can't find him by name। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर बाद में आता है तो फिर हम लोग नाम देख पाते हैं उनका। चेतन शर्मा जितेंद्र जी, अगर आपने किसी डिवाइस से लॉग इन किया है, नाम नहीं आ रहा, तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं और हम वो डिवाइस को अनम्यूट कर देंगे। तब तक चेतन शर्मा जी। ठीक, चेतन शर्मा सर है हमारे साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन से। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं एआईसीबी के। चेतन शर्मा सर। ऐश्वर्या इज इट देयर? हाँ, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, सभी विद्वान मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं चेतन शर्मा जयपुर से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस आभासीय कार्यशाला में। अखिल भारतीय दृष्टिहीन परिसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और करीब 28-30 साल तक बैंकर रहा। अभी अब फुल टाइम सामाजिक क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। श्री KL शर्मा सर। मैं राजस्थान नेत्र कल्याण संघ से जुड़ा हुआ हूँ, सुपरडेंट हूँ यहाँ पे। धन्यवाद सर। थैंक यू। मिस्टर पवन कुमार जी।
मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पे काम कर रहा हूँ अभी राजस्थान नेत्र कल्याण संघ में। जैन भार्गव सर आ गए हैं, वो साथ में हमारे। Okay. इंट्रोड्यूस कराइए इंट्रोड्यूस उनसे के इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप साथ में इनके। हेलो, मैं जितेंद्र नाथ भार्गव राजस्थान नेत्र कल्याण संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे यहाँ से पाक्षिक निकलता है ब्रेल समाचार पत्र, उसका मैं प्रधान संपादक भी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। पवन जी कंटिन्यू। पवन जी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया क्या? हाँ उन्होंने दे दिया। ओके, तो अब हम दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद की ओर चलते हैं। अगेन राजस्थान की ही ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। श्री लालचंद रावत जी। हेलो जी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। हाँ, सबको नमस्कार। मैं लालचंद रावत, वाइस प्रेसिडेंट दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद अजमेर। बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू सर। श्री लक्ष्मी लाल जी स्वर्णकर सर। किसी और डिवाइस से ज्वाइन किया हो? लक्ष्मी लाल जी स्वर्णकर सर। हेलो जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही? जी सर। मैं लक्ष्मीलाल स्वर्णकार, महासचिव दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद, और अभी मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ सामान्य विद्यालय में। थैंक यू सर। मिस्टर मुकेश वर्मा जी। हेलो जी आ रही है आवाज। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद का ऑफिस सेक्रेटरी और मैं स्पेशल टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। श्री जीतू जाट जी। नमस्कार। नमस्कार। सभी AICB के वरिष्ठ विद्वान साथियों को मेरा जीतूराम जाट का प्यार भरा नमस्कार, और सभी मेंबर्स को भी नमस्कार, एफिलेट्स के सदस्यों को भी। मैं राजस्थान से दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद अजमेर के संयुक्त सचिव के पद पर वर्तमान में हूं और राजस्थान गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता पद पर अभी कार्यरत हूं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे 34 पार्टिसिपेंट्स जो 5 राज्यों के कुल 7 एफिलिएट्स से जुड़े हुए थे सर। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अभी कुछ उपरांत हैं वेल नोन नेम, जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं, राजीव रथोरी जी। बहुत लंबा अनुभव है उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एडवोकेसी में, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में। राजीव अभी NCPEDP के डिसेबिलिटी एंड लॉ डिपार्टमेंट के हेड इनिशिएटिव के हेड हैं, और इससे पहले इन्होंने बहुत सारे असाइनमेंट्स किए हैं डिसेबिलिटी लॉ इनिशिएटिव्स के साथ, HRLN के साथ। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में इनका प्रोजेक्ट रहा है, UNCRPD में काफ़ी काम है, और आज दोपहर को भी हमें UNCRPD के बारे में ही ये बताएंगे। UNCRPD क्या है, हमने उसके बारे में काफ़ी चर्चा सुनी है सुबह कि UNCRPD का इंडिया ने रेटिफाई किया था 2007 में, 2006 में ये साइन हुई थी और अडॉप्ट हुई थी। पर ये है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर ये बताया गया था सुबह कि हमारा RPD एक्ट भी बना है, पर ये कन्वेंशन है क्या, कन्वेंशन होती क्या है, और इसके अंदर क्या है ऐसी बात जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसका प्रभाव हमारे एक्ट पे है, क्या इसके मुख्य मुद्दे हैं, इस सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। द फ्लोर इज ऑल योर्स। You could continue for around half an hour, 35 minutes, and then we can take now 10 minutes of question. Thank you. अनीजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया है आज इस कार्यक्रम में, और मैं सभी AICB के सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जितने भी साथी आज इस प्रेजेंटेशन में हैं उन सबको नमस्कार। मैं UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात करूंगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है अनिल जी, जब मेरा समय खत्म होने के 5 मिनट होंगे तो प्लीज मुझे रिमाइंड कर दीजिए। ऐश्वर्या, प्लीज रिमाइंड मी जस्ट 5 minutes। ऐश्वर्या, Yes, sir. at 2:30 मैं रिमाइंड हूँ। Yes. तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र है, ये संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया था। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र को देखते हैं तो 1942 से
संयुक्त राष्ट्र में काफी सारी घोषणाएं, डेक्लरेशंस, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स विकलांग पिछड़े हुए वर्गों के लिए घोषित किए गए हैं। तो इसमें से कुछ हैं जो नरम कानून होते हैं, जो एक डायरेक्शन देते हैं सरकारों को जो भी इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं, और ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते उन कंट्रीज के साथ। तो इनको हम सॉफ्ट लॉज बोलते हैं, नरम लॉज बोलते हैं। तो ये जो नरम है, जैसे कि सॉफ्ट लॉज जो यूएन सिस्टम ने डिक्लेयर किए हैं ओवर द ईयर सिंस 1942, वो है स्टैंडर्ड रूल्स ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड, टैलेंट गाइडलाइंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये जितने भी नरम कानून थे, ये एक डायरेक्शनल देते थे कंट्रीज को कि कैसे हमको डिसिप्लिनरी राइट्स को मैनेज करना है, पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं हुआ करती थी, इसलिए इनको हम नरम कानून कहते हैं, सॉफ्ट लॉज। इसके अलावा भी यूएन सिस्टम ने काफी हार्ड लॉज निकाली हैं जो बाइंडिंग होती है, जो कंट्रीज उनको उन पे हस्ताक्षर करती है, उनका अनुमोदन करती है। तो इन बाइंडिंग लॉज में जैसे कि यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये 1942 में निकला था, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो यूएन सिस्टम में निकाला था। इसके अलावा है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, हमारे नैतिक और राजनैतिक अधिकारों पे। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, हमारे आर्थिक अधिकारों के बारे में। फिर चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स है। तो ये बहुत सारी ऐसे अंतरराष्ट्रीय कानून निकाले थे जो कि हार्ड लॉज थे और बाइंडिंग होती है कंट्रीज में। और इन सभी कानूनों में काफी स्कोप था कि वो विकलांग व्यक्तियों के भी अधिकारों का संरक्षण कर सके, जिन देशों ने इन कन्वेंशन को साइन किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये कन्वेंशन थे तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उसमें डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक ये सोच आई कि हमको डिसेबिलिटी पे भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लेके आना चाहिए। और ये ऐसा ये जब सोच आई तो उसके बाद ये कन्वेंशन का ड्राफ्टिंग हुआ। तो ये कन्वेंशन 2006 दिसंबर में कंट्रीज के लिए ओपन किया था सिग्नेचर्स के लिए। और इससे पहले इसमें काफ़ी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन वगैरह वगैरह, इन सब की भागीदारी रही है, डीपीओस की, पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, सरकारों की। और ये 2006 इसमें दिसंबर में इसको ओपन किया था फॉर सिग्नेचर्स। 2006 जिस दिन ये कन्वेंशन को ओपन किया गया था सिग्नेचर्स के लिए, उसी दिन इंडिया ने उसको साइन किया था, विच वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। और 2007 1 अक्टूबर 2007 को इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है, इसको अनुमोदन किया है, राइट वर्ड। और अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो क्या इस कानून में क्या खासियत है? ये जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज है, जो संधि पत्र है, इसमें क्या खासियत है? क्या ये हमको कुछ नए अधिकार देता है? तो ये जो कन्वेंशन है, संधि पत्र, ये हमें कोई नए अधिकार नहीं देता है, ये वही अधिकारों को दोहराता है, उनको क्लैरिफाई करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको दोहराता है, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स है। ये जो संधि पत्र है, ये ह्यूमन राइट्स को आर्टिकुलेट करता है एक डिसेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में, विकलांगता के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स की व्याख्या करता है। ये संधि पत्र अंडरस्टैंड करता है कि विकलांगता जो है एक इट्स बिकॉज ऑफ बैरियर्स, जो डिसेबल्ड लोग जो बैरियर्स फेस करते हैं उसके चलते हुए विकलांगता होती है। और ये भी कन्वेंशन रियलाइज करता है कि जो हमारे ये अधिकार हैं, ये आइसोलेशन में नहीं लागू होते, ये कम्युनिटी लेवल पे लागू होते हैं, ये कम्युनिटीज में दे आर एप्लीकेबल, नॉट इन आइसोलेशन। ये एक पैराडाइम इंट्रोड्यूस करता है, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लीगल कैपेसिटी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करता है। ये कानून जो है एक सोशल मॉडल, सोशल डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी को लेके आता है। अभी तक हमारे देश में और सारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेडिकल डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी थी, तो अभी एक सोशल डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी आता है। ये कहता है कि विकलांग व्यक्ति वो है जो सेंसरी इम्पेयरमेंट के साथ हो, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स के साथ हो, और जो बैरियर्स, जो फिजिकल बैरियर्स, एटीट्यूडल बैरियर्स के साथ जो उनके रिलेशनशिप होता है, उसमें उनको बैरियर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसमें
इसको इन अ वे डिफाइन किया है डिसेबिलिटी को। जो ये बैरियर्स हमारा पार्टिसिपेशन को अवरोधक सा बनते हैं, और लॉन्ग टर्म भी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म फिजिकल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स है केवल उन्हीं को इस कन्वेंशन में रिकग्नाइज किया गया है। कई शॉर्ट टर्म भी डिसेबिलिटीज होती है, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो ये कानून का स्ट्रक्चर क्या है? 1 से 4 जो है जनरल प्रोविजंस की बात करता है, अनुच्छेद 1 से 4। 5 से 30 सब्सटैंटिव राइट्स की व्याख्या करता है, और ये भी इलैबोरेट करता है कि सरकारों को कैसे हमें ये राइट्स उपलब्ध कराएंगे। 31 से 33 तक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेसेस क्या होने चाहिए इस कानून को लागू करने के लिए। अनुच्छेद 34 से 40 मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स की बात करता है, किस तरह के मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए देशों में जिससे कि इस कन्वेंशन को मॉनिटर किया जा सके। और 41 to 50 जो अनुच्छेद हैं वो ट्रीटी बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 प्रिंसिपल्स को ये कानून व्याख्या करता है, और इन प्रिंसिपल्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब कोई भी हम इस कन्वेंशन का आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हैं, तो हमको ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड द फ्रीडम टू मेक वन्स ओन चॉइसेस। हमारी राइट टू डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मतलब हमारे पास पूरा अधिकार है, हम जो चाहें हम वो कर सकें, और जो फ्रीडम ऑफ मेकिंग वन ओन चॉइसेस, जो हम करना चाहें वो हमारी इच्छा के अनुसार वो हम कर सकते हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस कन्वेंशन का। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में पूरी भागीदारी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, कि डिसेबिलिटी भी एक तरह का इट्स अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। जैसे कि आम लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, लंबे लोग होते हैं, छोटे कद के लोग होते हैं, वैसे विकलांग लोग भी होते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो समान अवसर अधिकार लोगों को मिलता है वही अवसर हमको भी मिलना चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 9 में है, और ये जो एक्सेसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है ये पूरे कन्वेंशन में हर आर्टिकल में इसको यू विल फाइंड मेंशन ऑफ दिस इन सम वे और द अदर। और महिलाओं, विकलांग महिलाओं और विकलांग पुरुषों के साथ समानता होनी चाहिए। जो विकलांग बच्चे हैं उनकी कैपेसिटी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनकी क्या इच्छाएं हैं वो आपको उनको सुनना पड़ेगा। आपको एज अप्रोप्रिएट अकोमोडेशंस देने पड़ेंगे, या उनकी संस्थाएं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पे काम करती है आप उनको सुनिए। अनुच्छेद 4 जो है ये इस कानून में ये सरकार की क्या ऑब्लिगेशंस हैं उसको स्पेसिफाई करता है, सरकार को क्या करना चाहिए इस कानून को लागू करने के लिए। आपको लेजिस्लेशन, जितने भी आपके कानून हैं आपको बदलाव लाना पड़ेगा इन कानूनों में, और आपको उनका तालमेल करना पड़ेगा इस कन्वेंशन के साथ। आपको डिसेबिलिटी आपको एड्रेस करनी पड़ेगी जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं, और यही नहीं कि जो डिसेबिलिटी की जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं उसी पे नहीं, जो बाकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी हैं, जो महिलाओं की है, जो चिल्ड्रन पे हैं, उन पे भी आपको एक डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को इस कन्वेंशन के बारे में। आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कंसल्ट करना पड़ेगा। किसी भी लॉ पॉलिसी प्रोग्राम के अमेंडमेंट में आपको डिसेबल्ड पर्सन्स को या डीपीओस को या पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को या ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को कंसल्ट करना पड़ेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो इस कन्वेंशन में ऑब्लिगेशन है कि जो हमारे आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं, इकोनॉमिक सोशल राइट्स, ये नॉर्मली ये आर्थिक क्षमता से रिलेटेड होते हैं कि अगर स्टेट की आर्थिक क्षमता है तो हमारे इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को रियलाइज किया जाएगा प्रोग्रेसिवली। लेकिन ये कानून कहता है कि नहीं, आप इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को आप लागू करेंगे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। मतलब जो आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी मैक्सिमम है आपको उस हिसाब से उसको लागू करना पड़ेगा। हालांकि इकोनॉमिक सोशल राइट्स प्रोग्रेसिव राइट्स होते हैं।
जो अनुच्छेद 5 से 30 है, इनको हम सब्सटैंटिव राइट्स भी कहते हैं। ये ठोस राइट्स बोलते हैं इसको, सब्सटैंटिव राइट्स। मतलब जैसे हमारा राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पार्टिसिपेशन, और ये है आर्टिकल्स फ्रॉम 5 to 30, 5 से 30। और ये जो 5 से 30 जो सब्सटैंटिव राइट्स हैं, इनमें डिग्निटी राइट्स हैं, वो राइट्स जो हमारे आत्मसम्मान की बात करते हैं। ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी राइट्स, जो हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता और भेदभाव नहीं होने वाले जो अधिकार हैं हमारे। पार्टिसिपेशन राइट्स, वो अधिकार जहां हमारी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। फिर इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, विकलांग महिलाएं हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, ये इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज पे भी है। और क्रॉस कटिंग ट्रांसवर्सल राइट्स हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी है, कि एक क्रॉस कटिंग राइट है जो हर राइट में, हर अधिकार में इसका शामिल है। तो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन राइट्स इस कन्वेंशन में आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5 कहता है कि हमारा पूरा ही वी आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड अंडर द लॉ। जैसे कि लॉ एक समान आदमी के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ही हमारे लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। वी आर टोटली इक्वल अगेंस्ट द लॉ। और ये डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी अधिकार में जो इस कानून में दिया गया है उसमें नहीं होना चाहिए, नो डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। और ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ को कवर करता है, कि जो हमारे इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, ये दिस कवर्स द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। रीजनेबल अकोमोडेशंस, उचित सुरक्षा, आई थिंक दैट्स उचित व्यवस्था। रीजनेबल अकोमोडेशन अगर हमको दे दिया जाएगा तो ये भी एक भेदभाव माना जाएगा। और ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस हद तक हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे जो बाकी अधिकार है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। तो इसमें काफी कुछ हमारे आरपीडी कानून में भी लागू हुआ है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कन्वेंशन का बहुत कुछ हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में एक्ट में आया है। कुछ कुछ जगह थोड़ी खामियां हैं, और अगर समय मिलेगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बट बाय एंड लार्ज आई वुड से जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, वो इट इज इन कंफॉर्मिटी विद द नेशनल विद द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो पार्टिसिपेशन राइट्स क्या है? ये जो अधिकार हमारी भागीदारी का अधिकार देते हैं, ये क्या राइट्स है? तो ये जो अधिकार है, हमारी भागीदारी के जो अधिकार है, ये हमारा इंक्लूजन, ये हमारे इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 13 एक्सेस टू जस्टिस। तो ये जो अनुच्छेद है जो एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, ये कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट दे हैव इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम विदाउट डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिसेबिलिटी कोई आधार नहीं होगा भेदभाव का। और आपको इसमें प्रोसीजरल एंड एज अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन देने पड़ेंगे। जैसे कोई बच्चा है तो उसको एज अकोमोडेशन देना पड़ेगा, प्रोसीजरल अकोमोडेशन देने पड़ेंगे। जैसे अगर सुनवाई में कोई डेफ है, उसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तो आपको ये प्रोसीजरल अडॉप्टेशन करना पड़ेगा। कोई ब्लाइंड अगर है और वो ब्रेल, उनको ब्रेल के कागजों की जरूरत है, तो आपको प्रोसीजर में चेंजेस लाने पड़ेंगे कि ये एक्सेसिबल हो सिस्टम। आपको ट्रेन करना पड़ेगा for all those who are involved in the field of training in the administration of justice, like police, judges, court staff वगैरह वगैरह। और ये जो है ये हमारे कानून में नहीं है। आरपीडी एक्ट में ये एक्सेस टू जस्टिस में मेंशन नहीं है। जो ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि आपको पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको जुडिशियल स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, ये हमारे कानून में मिसिंग है। और इसीलिए हमारा जो कानून है उसमें एक्सेस टू जस्टिस अगर देखा जाए तो वो केवल एक्सेस टू कोर्ट्स है। एक्सेस टू जस्टिस तो बहुत बड़ा एक टर्म होता है, जिसमें कि नॉट जस्ट फिजिकल एक्सेस, पर उसमें आपको बहुत चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी देना पड़ता है, एक्सेस टू डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह। और आप ऐसे ही नहीं है कि विकलांग व्यक्ति हर समय पिटिशनर ही हो, हम जजेस भी हो सकते हैं, हम लॉयर्स भी हो सकते हैं, हम पुलिस में भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्म है, और इसमें ये खामी हमारे डिसेबिलिटी लॉ में कि उन्होंने ये ट्रेनिंग कंपोनेंट इस स्पेसिफिक एक्सेस टू जस्टिस में नहीं मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 24 जो है वो शिक्षा पे है, राइट टू एजुकेशन। कन्वेंशन कहता है कि स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना पड़े द राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज।
आपको बिना भेदभाव के, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे आपको एजुकेशन उपलब्ध कराना पड़ेगा विकलांग बच्चों को। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिस्टम आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको जनरल एजुकेशन सिस्टम में डिसेबल्ड लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में पूरे हमारे बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। रीजनल अकोमोडेशन, उचित व्यवस्था शिक्षा में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, हर बच्चे की जरूरत अलग होती है, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है, तो जैसे उस बच्चे की जरूरत है उसी हिसाब से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको ब्रेल सिखानी पड़ेगी, आपको मीन्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिखाना पड़ेगा, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको मोबिलिटी स्किल्स और साइन लैंग्वेज भी सिखाना पड़ेगा बच्चों को जिसकी जरूरत है। आपको टीचर्स एम्प्लॉय करना पड़ेगा, खास तौर से जो टीचर्स जिनको ब्रेल आती है, जिनको साइन लैंग्वेज आती है। और आपको जितने भी स्टाफ और प्रोफेशनल्स हैं जो एजुकेशन में काम करती है उन सबको ट्रेन करना पड़ेगा ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। और हमारे जो एजुकेशन का जो चैप्टर है डिसेबिलिटी लॉ में, उसमें काफी कुछ ये है। एक उसमें थोड़ा चेंज है इन द सेंस कि हमने वहाँ पे एक स्पेशल स्कूल्स का भी प्रोविजन रखा है कि जो बेंचमार्क डिसेबल्ड चाइल्ड है 40% अबव, उसको अगर उसकी इच्छा है, उसके पेरेंट्स की इच्छा है, तो वो स्पेशल स्कूल में जा सकता है और उसमें पूरे उसको फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म वगैरह के प्रोविजंस हैं। और लेकिन कन्वेंशन इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, स्पेशल स्कूल्स की बात नहीं करता। और ये स्पेशल स्कूल का जो प्रोविजन आरपीडी एक्ट पे आया है, इसके लिए मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द ब्लाइंड है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जिन्होंने बोला कि नहीं, हमको स्पेशल स्कूल्स की जरूरत है और बिना स्पेशल स्कूल्स के आप कैसे एजुकेशन की बात कर सकते हो। तो ये प्रावधान हमारे कानून में आया है। अनुच्छेद 27 जो है वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट में है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोगों को तरह तरह में भटकना पड़ता है रोजगार के लिए। तो कन्वेंशन कहता है कि आपको ओपन लेबर मार्केट में आपको एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, और वो चूज कर सकते हैं वो कौन सा काम करना चाहते हैं कि नहीं। ये हमारे कानून में मिसिंग है क्योंकि उसमें हमने केवल आइडेंटिफाइड जॉब में रिक्रूटमेंट का लिस्ट बनाई है। हालांकि कानून कहता है कि आप लेबर मार्केट को ओपन कीजिए और डिसेबल्ड पीपल हैव द चॉइस ऑफ टेकिंग एनी एम्प्लॉयमेंट दे वांट टू डू। और लेकिन जो डिसेबिलिटी लॉ है उसमें आइडेंटिफाइड लिस्ट का प्रोविजन है, 4% रिजर्वेशन है। और ये भी इसलिए लाया गया था क्योंकि जो डीपीओज है फॉर द ब्लाइंड, द डीपीओज फॉर द डेफ, उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि ये प्रावधान था हमारे पुराने 1995 के कानून में, इसीलिए हम लोगों को रोजगार मिला है सरकारी संस्थाओं में, तो ये प्रावधान लाना जरूरी होगा। इसीलिए ये 4% रिजर्वेशन का हमारे नए कानून में प्रावधान रखा गया है। आपको राइट टू वर्क का जो राइट है उसको आपको सेफ गार्ड करना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग फॉर दोज हु अक्वायर डिसेबिलिटी वाइल्स इन द कोर्स ऑफ सर्विस। तो ये प्रावधान हमारे 1995 के कानून में भी था और 2016 के कानून में भी है कि कोई व्यक्ति अगर विकलांग हो जाता है अपने सरकारी नौकरी के दौरान तो उसको आप निकाल नहीं सकते, आप उसका प्रमोशन नहीं रोक सकते, आप उसकी सैलरी नहीं कम कर सकते। तो ये प्रोविजन हमारे डिसेबिलिटी लॉ में है, कन्वेंशन भी बोलता है। आपको जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क देने पड़ेंगे, हमारा कानून ये भी कहता है। आपको इक्वल रिम्यूनरेशन ऑफ वर्क फॉर इक्वल वैल्यू, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक एबल बॉडीड आदमी को उस काम के लिए कुछ पैसा देते हैं और उसी काम के लिए एक डिसेबल्ड आदमी को कुछ कम पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आपको उचित व्यवस्था प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रीजनेबल अकोमोडेशन। और आपको विकलांगता के आधार पे जो भेदभाव है वो आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का हो, चाहे वो इंटरव्यू का प्रोसेस हो, चाहे वो रिटन टेस्ट का प्रोसेस हो, जितने भी फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब प्रोसेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपको डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस में ब्लाइंड लोगों को बोर्ड दे दिया जाता है कि आप लिख के बताइए। अरे ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपको टेस्ट ही करना है उसकी राइटिंग एबिलिटीज तो आप उनको कंप्यूटर दीजिए, ब्रेल दीजिए। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को जब भी वो एडवर्टाइज करते हैं, नियुक्ति करते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए या इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं।
टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको एक्सेस देना पड़ेगा, ये भी हमारा कानून कहता है। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है कि बस ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद नौकरी का कुछ पता नहीं, वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, ये हमारे कानून में है। आपको पब्लिक सेक्टर में डिसेबल्ड लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। 4% रिजर्वेशन इन ऑल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट। और आपको प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हालांकि प्राइवेट सेक्टर को कानून में नहीं लिया गया है और ना ही उन पे रिजर्वेशन का जो 4% रिजर्वेशन है वो लागू है, पर उनको इनडायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्टिव लॉ में थोड़ा उसको रोपन किया गया है कि आपको रीजनेबल कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उसको रोपन करने की कोशिश की गई है प्राइवेट सेक्टर को। ऑल्सो जो इंसेंटिव हमारा है, जो इंसेंटिव स्कीम है, वो रिइंबर्समेंट ऑफ ESI एंड प्रोविडेंट फंड एक्सपेंसेस का है। और इसमें थोड़ा चेंजेस लेके आए हैं कि वो इमीडिएट रिइंबर्समेंट हो जाता है कॉर्पोरेट को, जो पहले समय लगता था। पर मेरी समझ में ये इंसेंटिव स्कीम बड़ी ड्यू फॉर्म है और इसमें हमको काफी बदलाव लेके आना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर कम्स फॉरवर्ड एंड एम्प्लॉयज पीपल विद डिसेबिलिटीज। अनुच्छेद 29 पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि डिसेबल्ड लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। आपके पोलिंग प्रोसेस आपका एक्सेसिबल हो, रैम्स बने, वेल मटेरियल मिले, ट्रेनिंग करें आप सारे स्टाफ की। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी कहता है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि डिसेबल्ड पीपल हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस एंड होल्ड ऑफिसेस इलेक्टेड। ये हमारे डिस्क्रिप्टिव लॉ में नहीं है। हमारा कानून साइलेंट है इस पे। हमारा कानून ये नहीं कहता कि डिसेबल्ड लोग इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं और अगर जीतते हैं तो वो पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करेंगे। लेकिन कुछ राज्यों में इसमें बदलाव आया है। राजस्थान में पंचायती राज में कुछ रिजर्वेशन या कुछ रिक्रूटमेंट हुआ है डिसेबल्ड पीपल का। छत्तीसगढ़ में हुआ है और झारखंड में मुझे मालूम है, ये झारखंड विकलांग मंच जिसको हाईकोर्ट में इस मैटर को लेके गया है फॉर रिजर्वेशन इन दी पॉलिटिकल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा इन द ट्रू सेंस, हमारी सुनवाई नहीं होगी। अनुच्छेद 30 जो है पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ, लीजर एंड स्पोर्ट्स, तो इसमें कल्चरल मटेरियल्स को आपको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। जो कल्चरल मटेरियल है उसको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू इंश्योर कि डिसेबल्ड पर्सन्स कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में भी इसका प्रावधान है कि आप उनको इंक्लूड कीजिए जो नॉर्मल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, और आप स्पेशल प्रोग्राम्स भी इनके लिए क्रिएट कीजिएगा एज फार एज स्पोर्टिंग इज कंसर्न्ड। जितने भी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको आप एक्सेसिबल बनाइए। आप प्रेफरेंस दीजिए पीपल विद डिसेबिलिटीज का, आप उनको अवार्ड्स एंड उसी तरह से दीजिए जैसे कि रेगुलर पीपल को मिलता है। इसमें अच्छी बात है कि पैरा ओलंपिक्स में अभी हमारे डिसेबल्ड भाई बहन जो जीत के आते हैं उनको भी अवार्ड्स उसी हिसाब से मिलते हैं जो कि नॉन डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं। हमारे देश में भी कुछ इसमें अवार्ड्स का प्रोसेस है। जो डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कैश अवार्ड्स मिलते हैं, उनको जॉब में प्रमोशंस मिलती है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे मामले आए थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं और जो पैरा एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, पैरा एथलीट्स में और बाकी ओलंपिक जो स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, अगर वो जीत के आते हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं और उनके जो अवार्ड्स थे वो भी उस हिसाब से नहीं थे। इस मैटर को भी हम उत्तराखंड हाईकोर्ट में लेके गए हैं क्योंकि वहाँ पे एक पैरा एथलीट है जो काफी इंटरनेशनल लेवल्स पे खेल के आया है और जीता है, लेकिन उसको क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है इसका। तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा और हमको जहां तक हो सके वी शुड ट्राई टू यूज दीज प्रोविजंस इन द लॉ एंड द कन्वेंशन। टेलीविजन प्रोग्राम्स, थिएटर, फिल्म्स आपको एक्सेसिबल बनानी पड़ेगी। आपको साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा, कैप्शनिंग देनी पड़ेगी, आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। ऑडियो डिस्क्रिप्शन अभी तक हमारे उसमें नहीं आया, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले ही ये BI स्टैंडर्ड्स इशू हुए ऑन ICT गाइडलाइंस, तो उसमें शायद ऑडियो का भी प्रोविजन है, ऑडियो इंटरप्रिटेशन का प्रोविजन है। मैंने अभी वो डॉक्यूमेंट पूरा देखा नहीं है, बट आप लोग अगर देख सकते हैं आप जरूर देखिएगा। इसमें काफ़ी प्रोविजंस हैं जैसे कि सारे प्रोडक्ट, सर्विसेज,
एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। और ये खासतौर फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम बिना मदद के वी कांट ऑपरेट सो मेनी गैजेट्स, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। और ये एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स बनाने की बात है, और ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहा है कि क्या करना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को, और वो ये भी डिफाइन कर रहा है क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ चेक है, कि आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या इन मैन्युफैक्चरर ने ये स्टैंडर्ड्स मीट किए कि नहीं। तो अभी ये गाइडलाइंस नोटिफाई नहीं हुए, जब नोटिफाई हो जाएंगे तो आप इनको यूज कर सकते हैं। जो हमारे आत्मसम्मान के अधिकार हैं, इनको हम डिग्निटी राइट्स बोलते हैं। ये रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज से कंसर्न है, कि हमारे साथ रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिग्निटी राइट्स। और ये है आर्टिकल 10 राइट टू लाइफ, कि हमें भी उतना ही जीने का अधिकार है जैसे कि एक आम व्यक्ति का है। और राइट टू लाइफ तो हमारे कोर्स ने बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लिया है, उसमें राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर सब ले लिया है। तो ये हमको भी अवेलेबल होना चाहिए और ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स, समानता की तरह जैसे कि औरों को अवेलेबल है। अनुच्छेद 11 टॉक्स अबाउट सिचुएशंस ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। तो ये कहता है कि आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे कि डिसेबल लोग सेफ हो सिचुएशंस ऑफ रिस्क में, डिजास्टर में या कॉन्फ्लिक्ट में। हमारे डिसेबिलिटी लॉ में बहुत इलेबोरेटली इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मेंशन किया गया है, वेरी नाइसली आई वुड से। वहाँ पे सर इट्स 2:30 PM। ओके, गिव मी 5 मिनट्स। और इसमें तो ये हमारा इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में आरपीटी एक्ट काफी आगे है। उसमें एक चीज है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास लिस्टिंग होनी चाहिए ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज की, अगर कोई आपदा आती है तो डिसेबल्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, उनको रिमूव किया जाए टू सेफ्टी। तो ये जो लिस्ट है ये तैयार नहीं हुई है हमारे स्टेट्स में, काफी स्टेट्स में, केरला में हुई है मुझे मालूम है। और अगर हम लोग पैरवी कर सकते हैं अपने स्टेट अथॉरिटीज के साथ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ, कि आप ये लिस्ट तैयार कीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ये इम्पोर्टेंट है। 15 है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, ह्यूमन ट्रीटमेंट। तो ये भी अच्छा है, इसमें भी हमारे कानून में प्रोविजन है कि आप बिना कंसेंट के आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आप उस पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, आप उस पर टेस्टिंग नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो आपको एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा जिसमें भागीदारी डिसेबल्ड पीपल की भी होगी, फॉर द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और फिर अनुच्छेद 16 जो है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, अब्यूज, इस पे भी हमारे आरपीडी एक्ट में बहुत इलैबोरेटली व्याख्या की गई है कि क्या सिस्टम होना चाहिए। आपको लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट वायलेंस एंड अब्यूज। आपको मॉनिटर एंड प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा अगर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस कम टू योर फोरफ्रंट। और जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी काफी गौर करना पड़ेगा। आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा टू पीपल विद डिसेबिलिटीज हु बीन सब्जेक्ट टू वायलेंस। तो इसमें हमारे कानून में काफी अच्छा प्रोविजंस है। इनफैक्ट हमारा कानून एक स्टेप आगे गया है इसमें, कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको भी एम्पावर किया गया है कि वो भी एक्शन ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह वगैरह, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजन मैजिस्ट्रेट वगैरह, आप इनके पास भी ये कंप्लेंट लेके जा सकते हैं और उनको एक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल सुनवाई की, उनको एक्ट करना पड़ेगा रेस्क्यू के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अनुच्छेद 25 जो है राइट टू हेल्थ, हम लोग सब कोविड से गुजरे हैं, 2 साल कोविड के, हमने देखा है कि हमारा कैसा राइट टू हेल्थ डिनाई किया गया है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो डिसेबिलिटी लॉ है वो बहुत क्लियरली बोलता है प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, क्लोजेस्ट टू द हॉस्पिटल, फ्री ट्रीटमेंट, ये सब नहीं हुआ था। और करीब 14-15 स्टेट्स में डीपीओ कोर्ट्स में गए थे और अच्छे ऑर्डर्स कुछ स्टेट्स में मिले थे। तो राइट टू हेल्थ का काफी बड़ा फोकस है। आपको कन्वेंशन कहता है कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव आल्सो द राइट टू हेल्थ, दैट दे शुड एंजॉय द राइट टू हेल्थ ऑन एन इक्वल बेसिस, जैसे कि आम आदमी को मिलता है। आपको सेम रेंज एंड क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आप आम आदमी को देते हैं। आपको सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स में इक्वली एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे एज क्लोज टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपको वो हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए पड़ेंगी डिसेबल्ड पर्सन को जो उनको खास तौर से अपने डिसेबिलिटी के चलते हुए चाहिए होती है, वो हेल्थ सर्विसेज वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी वही तरह की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपके साथ, हमारे साथ, डिसेबल्ड लोगों के साथ, जो कि वो एक एबल बॉडीड आदमी के साथ
जिस तरह से वो पेश आते हैं। अगर उनकी वो हमारे साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते तो ये कानून का उल्लंघन है। फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट, अगर कोई भी हमारे साथ कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कुछ भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उनको हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और हमारा कंसेंट लेना पड़ेगा, whether we agree or not। और आपको लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हमको अभी तक प्राइवेट हेल्थ कंपनी से नहीं मिला है। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन हमारे कानून में अच्छी तरह से मेंशन है। State parties recognize the right of people with disabilities to have an adequate standard of living for themselves and for their families. So not only for the person with disability, but even for the family of the disabled person. Adequate food, clothing and housing. तो ये हमारी एक right है, ये हमारा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है कि हमको फूडिंग, क्लोथिंग का पूरा right मिलना चाहिए। Social protection का हमारा अधिकार है। आपको असिस्टेंस देनी पड़ेगी टू डिसेबल्ड पीपल एंड देयर फैमिली जो गरीबी में है। आपको पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम्स का एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रोग्राम्स में आपको पूरा उनको आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इक्वल एक्सेस टू क्लीन वाटर सर्विसेज, एक्सेस टू असिस्टिव प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा और ये सब सोशल प्रोटेक्शन के अंदर में है। और जो डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसमें भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे हम लोगों को डिसेबल्ड लोगों को, जैसे ब्लाइंड पीपल फॉर इंस्टेंस, हमको एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये कानून कहता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की ऐसे भी सपोर्ट सर्विसेज का आपको यू विल हैव टू इंश्योर दैट दिस इज टेकन केयर ऑफ। ये हमारी एक सपोर्ट सर्विस है। हालांकि मोस्ट ऑफ अस आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, हम लोग सब जगह पहुंच जाते हैं अपना वाइट केन लेके, बट ये अगर हमको सपोर्ट की जरूरत है, फिजिकल सपोर्ट, तो वो हमको प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारे कानून में भी है। केयर गिवर अलाउंस भी एक प्रोविजन है। तो ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी राइट्स है जो हमारे, कैन आई कंटिन्यू फॉर अ मिनट और शुड आई? हाँ, प्लीज। तो कुछ ऑटोनॉमी राइट्स है हमारे कि हम अपने ही इच्छा के अनुसार अपने बारे में डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो इनको हम ऑटोनॉमी और लिबर्टी राइट्स की तरह बोलते हैं। आर्टिकल 12 जो है इक्वल रिकग्निशन बिफोर द लॉ एंड लीगल कैपेसिटी, तो लीगल कैपेसिटी का तो आप लोग सब जानते ही हैं, उसका हमारा कानून में भी व्याख्या काफी इलैबोरेटली हुई है। तो यहाँ पे ये कहता है कि स्टेट पार्टीज रिकॉग्नाइज द राइट टू लीगल कैपेसिटी ऑफ ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज। आप डिसेबिलिटी के आधार पे उसकी लीगल कैपेसिटी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो लीगल कैपेसिटी में बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक तो द कैपेसिटी टू हैव दैट राइट एंड द कैपेसिटी टू एक्सरसाइज दैट राइट। तो जो राइट टू पर्सनहुड, तो जैसे मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ, तो जैसे मेरे पास राइट टू वोट का अधिकार है, वो कोई कानून नहीं कहता कि मैं राइट टू वोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या मेरे पास राइट टू एक्ट है? राइट टू एक्ट करने में मुझे तरह तरह की बाधाएं आती हैं, जिसपे अभी बदलाव थोड़ा बहुत आया है, तो बाधाएं हैं। इलेक्ट्रल जो बैलेट पेपर्स है ब्रेल में नहीं है, अभी तो ईवीएम्स हैं, उसपे शायद ब्रेल स्टिकर्स लग रहे हैं, पर इनएक्सेसिबल पोलिंग बूथ्स है, पोलिंग मटेरियल एक्सेसिबल नहीं है। तो ये आप मेरा लीगल कैपेसिटी को आपको माय राइट, माय ऑटोनॉमी, माय पर्सनहुड को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और माय कैपेसिटी टू एक्ट को भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यू ओनली रिकॉग्नाइज माय पर्सनहुड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट, you also have to acknowledge my right to act. आपको सपोर्ट देना पड़ेगा to people with disabilities to enable them to exercise their legal capacity. Now, as far as blind people are concerned, we really don't have any problems as far as exercising our legal capacity is concerned. But there are certain disabilities who do have challenges in exercising their legal capacity. People with intellectual disabilities, people with psychosocial disabilities. और आपको substituted डिसीजन मेकिंग से आपको सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे नेशनल ट्रस्ट एक्ट में लीगल गार्जियन का प्रावधान है, तो वो एक सब्स्टिट्यूटेड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, जहां दूसरा आदमी आपके लिए डिसीजंस ले रहा है, और ये कानून कहता है कि आपको सब्स्टिट्यूटेड डिसीजन मेकिंग से सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग में जाना पड़ेगा, where you exercise your legal capacity through support,
and the support may not necessarily be for all activities. So this is it. अनुच्छेद 19 जो है is living in the community and living in the family. तो इसमें right to privacy भी है, हमारा right to privacy, right to marriage, right to have children, right to have a family. तो ये सब प्रावधान है। मेरा समय अब खत्म हो रहा है, इसलिए मैं समाप्त नहीं, please go ahead. Go ahead, 2-3 minutes, no problem. Okay. 2-3 minutes, go ahead. Very interesting. तो अनुच्छेद 19 जो है वो है लिविंग अनुच्छेद लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड टू बी इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी। तो हमारे साथ ये जरा प्रॉब्लम होती कि हमारे पास हम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ रहना चाहें वहाँ नहीं रह सकते। इवन विद ब्लाइंड चिल्ड्रन, स्पेशली अडल्ट चिल्ड्रन हैं, वहाँ पे यू विल फाइंड पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव, वो अपने घर में ही रहना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा बाहर जाना चाहता है, हॉस्टल में रहना चाहता है, कुछ करना चाहता है। कुछ और डिसेबिलिटीज के साथ ये और ज्यादा एक्यूट है प्रॉब्लम, जैसे चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म वगैरह। तो उनका ये अधिकार उनको मिलता नहीं है, द राइट टू लिव इंडिपेंडेंटली एंड टू लिव इन द कम्युनिटी। और ये कानून कहता है कि ये पूरा अधिकार है हमारा कि हम जहाँ रहना चाहें वहाँ हम रह सकते हैं, और हम कम्युनिटी में रहना चाहें तो हम कम्युनिटी में रह सकते हैं। और जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, ये मेरा इच्छा है, ये मेरा अधिकार है। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं इसके साथ रहूँ, मैं यहाँ रहूँ। और मैं किसी पर्टिकुलर लिविंग अरेंजमेंट में मुझे फोर्स नहीं कर सकते आप रहने के लिए। जैसे काफी ब्लाइंड बच्चे मैं देखता हूँ, हमारे जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं वहाँ पे उनके पेरेंट्स लोग उनको भेज देते हैं वहाँ पे, और फिर वो सालों सालों तक वहाँ रहते हैं, छुट्टियों में भी घर में नहीं जाते। तो दिस इज अ वे फोर्सिंग देम टू लिव इन अ सिचुएशन। हालांकि वो बच्चे वक्त को वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई भी सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके दोस्त भी हैं, लेकिन ये इन अ वे इट इज अ deprivation of his right to live where he wants to live. आपको इन हाउस रेंज ऑफ इन हाउस एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं रहना चाहता है, कम्युनिटी में रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, आपको कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर जरूरत पड़े तो आपको पर्सनल असिस्टेंट भी देना पड़ेगा। तो ये पर्सनल असिस्टेंट का प्रावधान हमारे कानून में भी है, और ये बहुत अच्छा काम प्रावधान है, और इसमें तो हमको जरूर से काम करना चाहिए। क्योंकि ये पर्सनल असिस्टेंट, ये असिस्टेंट की पर्सनल असिस्टेंट का अगर कॉस्ट सरकार लेती है, एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट, जो कानून में कहते हैं कि हम करेंगे, तो ये हमारे काफी कुछ things will become much more easier for us. And so this is something I would say AICB should look at, work on, caregiving allowance, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह वगैरह। आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं किसी को कम्युनिटी से। और जैसे कि हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो दीज चिल्ड्रन जो अबैंडन्ड, खास तौर से जो अबैंडन्ड, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, इन सबको फैमिलीज भी इनको घर में नहीं रखती हैं, क्योंकि वो गरीबी से जूझते रहते हैं, काम से समय नहीं मिलता। तो कई बार देखते हैं हम कि ये बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में जाके ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, और ये बच्चे फिर पुलिस के संपर्क में आते हैं। पुलिस उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में लेके जाती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखती है कि भैया ये बच्चा विकलांग है, फिर वो उनको दिल्ली में आशा केंद्र में भेज देते हैं। तो ये सही नहीं है, और इस पे हमको गौर करने की जरूरत है। क्योंकि अब जो कन्वेंशन है वो कहता है कि आप ऐसी संस्थाएं नहीं रख सकते, आपको ऐसी संस्थाएं बंद करनी पड़ेगी, और आपको कम्युनिटी लिविंग अरेंजमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये I don't know whether it is possible in the immediate future, या इसमें 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे, पर इंक्रीजिंगली हमको एक डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ मूव करना है, कि हम ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जहाँ पे ऑर्फन, डेस्टिट्यूट, डिसेबल्ड पीपल रखे जाते हैं, ये बंद हो, और उनको कम्युनिटी में ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए कि कम्युनिटी उनको देखभाल करे। और कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिश्तेदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे बच्चों की देखभाल हो सके, उनका पालन पोषण हो सके। आर्टिकल 14, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। आप विकलांगता के आधार पे किसी व्यक्ति का लिबर्टी नहीं डिनाई कर सकते। और हम देखते हैं कि मेंटली इल लोग जो हैं वो विकलांगता के आधार पे उनकी लिबर्टी डिनाई कर दी जाती है, उनको मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। हालांकि अब हमारे पास एक नया मेंटल हेल्थ केयर कानून भी है, और उसमें भी है, हालांकि वो भी एक काफी राइट बेस्ड लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन घूम फिर के फिर वही आ जाता है कि अगर कैपेसिटी डिनाई करनी पड़ेगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी तो वो हो सकती है कुछ विकलांगताओं के लिए। पर यहाँ पे ये कानून ये भी कहता है अगर डेप्रिवेशन ऑफ लीगल कैपेसिटी हो रही है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी तो दैट शुड बी एज पर द लॉ। तो क्या कानून ऐसा डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी सपोर्ट करता है? तो हाँ, हमारे कानून
deprivation of liberty on the grounds of disability support करते हैं with riders. अनुच्छेद 18 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड नेशनैलिटी। विकलांग व्यक्तियों को पूरा फ्रीडम है मूवमेंट का विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। मैं अगर बाहर जाना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मेरा पासपोर्ट नहीं कन्फिस्केट कर सकता। अगर मैं अपनी नेशनैलिटी बदलना चाहूँ, अगर मैं इंग्लैंड जाता हूँ और मैं इंग्लैंड की नेशनैलिटी लेना चाहता हूँ और मैं वहाँ के अगर रूल्स को मीट करता हूँ, उनके जो गाइडलाइंस को मीट करता हूँ, तो कोई नहीं रोक सकता मुझे अपनी नेशनैलिटी बदलने के लिए। और मेरी फ्रीडम टू चूज है, दिस इज माय राइट टू चूज व्हिचएवर नेशनैलिटी आई वांट टू। दे आर फ्री टू लीव और एंटर एनी कंट्री इंक्लूडिंग देयर ओन कंट्री। और जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो बच्चे हैं डिसेबिलिटीज को, उनको आपको इमीडिएटली रजिस्टर करना पड़ेगा इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। अनुच्छेद 21 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन। तो ये अनुच्छेद कहता है कि स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हर डिसेबल्ड व्यक्ति की राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन का एक पूरा अधिकार है। और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा डिसेबल्ड पीपल को टू रिसीव, टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स। देयर आर लॉट ऑफ अस हु कैन नॉट एक्सेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है तो हमको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट एंड वी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन फ्रीली। और जो भी हमारा कम्युनिकेशन का चॉइस है, चाहे ब्रेल हो, चाहे वो सॉफ्ट में ईपब में हो या ई कॉपी में हो या साइन लैंग्वेज में है, तो उस लैंग्वेज में हमको हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उपलब्ध कराया जाएगा। Rajiv, if we could have some discussion now, perhaps. Yes, I think I have extended my time. Thank you so much. बहुत धन्यवाद। Yeah, thank you very much, Rajiv. तो बहुत अच्छा बोला आपने एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन जो UNCRPD के हैं। ये बड़ा मुश्किल, बड़ा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, बट बहुत सिंप्लीफाई आपने कर दिया हमारे लिए। एंड आप हाई सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस किया हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, जिसमें ग्राउंड हम हाई सपोर्ट का भी यूज कर रहे हैं कि हाई सपोर्ट का क्लॉज है और जो डिसेबिलिटी जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनको हाई सपोर्ट चाहिए होती है। तो दैट्स द ग्राउंड फॉर डिसेबिलिटी पेंशन। इनफैक्ट पंकज सिन्हा जो हमारे लिए केस लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं इस समय, नेक्स्ट स्पीकर। अच्छा, कोई प्रश्न हो राजीव जी के लिए प्लीज रेज योर हैंड, जैसा कि हम पहले भी करते रहे हैं। आप अपना हैंड रेज कीजिए। मुझे मालूम है कि ये बड़ा मुश्किल डॉक्यूमेंट है और बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको बचाने में थोड़ा समय लगेगा, वो भी खाने के बाद पर्टिकुलरली। पर यह है कि अगर कोई प्रश्न है आपके तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए जैसे कि आपने पहले किया, एंड वी बी हैप्पी टू आंसर। कोई प्रश्न है किसी के? राजीव, आपने जो बात की, ये हमारा जो कानून है डिसेबिलिटी लॉ, वो डिनायल ऑफ इक्वालिटी ऑन ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी को सपोर्ट करता है। ये बात सही है कि आरपीडी एक्ट में भी 3.3 है, पर उसका एक रूल ये कहता है कि राइट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब राइट और लार्जर गुड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। राइट तो सभी कुछ राइट ही है, एंड किस स्टेट में, किस स्थिति में लार्जर गुड जो है, यू नो, लेजिटिमेट इंटरेस्ट ओवरटेक्स द राइट। तो वो एक प्रश्न जरूर है मेरे मन में है कि अगर हम करते हैं तो क्यों से क्यों है, और कहाँ सीमाएं हैं अधिकार की और लेजिटिमेट राइट्स और लेजिटिमेट डिनायल की। ये इसके ऊपर बिफोर द आशीष पाल ने हैंड रेज किया है, उनका भी प्रश्न ले लीजिए, फिर दोनों इकट्ठा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आशीष पाल, पंकज। हेलो संन्यास। हाँ सर, नमस्कार। मैं आशीष पाल, लखनऊ से। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मिड डे मील योजना जो हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट या पूरे इंडिया में चल रही है, तो यहाँ जो स्पेशल स्कूल्स हैं जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट के हैं, वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है इस कोविड के दौरान पे, और बल्कि जो और डिपार्टमेंट। आशीष, हम आपको लूज कर गए हैं। हेलो, हाँ बताइए। हेलो, हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, आ रही है। हाँ,
हाँ, जो जैसे ये आपके शिक्षा विभाग के तहत हैं, ठीक है, और मतलब शिक्षा विभाग में है प्राइमरी में, उन लोगों को तो स्कॉलरशिप के दी गई है उसके जगह पे, पर हमारे स्पेशल स्कूल्स में नहीं दी गई है। जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, या और हैंडीकैप्स हैं, जो मल्टी हैंडीकैप्स हैं, उन लोगों को ये सब फैसिलिटी नहीं दी गई, जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से चलाए जाते हैं। तो क्या इस पे एडवोकेसी करने की जरूरत है कि नहीं है सर? मेरी समझ में तो आप सीधे कोर्ट में जाइए इस मामले को लेके, बिकॉज आंगनवाड़ी जितने भी हैं वो राइट टू फूड है, वो तो नहीं, दे कैन नॉट। इनफैक्ट पैंडेमिक के समय में जरूर आंगनवाड़ी बंद हो गए थे, फूड नहीं पहुंचा था, लेकिन कोर्ट्स के माध्यम से ये ऑर्डर हुआ है। तो वही इनका प्रश्न है कि जो बाकी स्कूल्स हैं उनमें तो उनकी जगह उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी बच्चों को, स्पेशल स्कूल को नहीं दी गई। ये इनका प्रश्न है कि भाई आंगनबाड़ी को जब दी गई, पर वही समस्या है क्योंकि वो स्कीम जो है मिड डे मील वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, और स्पेशल स्कूल जो चलते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, वही जो डू एंड कंट्रोल का समस्या है। इस वजह से ऐसा होता है, हर एक का बजट होता है हर स्कीम का, और बजट जो है शिक्षा विभाग वो वेलफेयर डिपार्टमेंट को नहीं देगा, वेलफेयर अपना बजट शिक्षा विभाग को नहीं देगा। तो ये एक मुद्दा बहुत सालों से चलता आ रहा है कि जितने भी स्पेशल स्कूल है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने चाहिए। ये एक अच्छा मुद्दा है, ऐश्वर्या गौरी राइट डाउन, वी कैन टेक इट अप। ये सारे स्कूल जो है ये होने चाहिए, ये हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इस मैटर पे, तो ये हम उठाना चाहिए मुद्दा कानूनी तौर से। ये स्कूल सारे जो भी है वो एक यूनिवर्सिटी में हो, एंड दे कैन नॉट बी अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन कन्वेंशन और आरपीडी एक्ट के अंदर भी। जी एजुकेशन इज वन, तो इसकी दो मिनिस्ट्रीज क्यों? तो ये तो बहुत पुराना समस्या हमारी रही है सेक्टर में कि जो स्पेशल स्कूल्स है वो एमएसजे ही देखता है, और वो जो समस्या है। या उसके बाद संन्यास एंड somebody else, पंकज फर्स्ट। ये कौन से पंकज है? पंकज डूबे हुए हैं दृष्टि से, पंकज सिन्हा है, आई एम नॉट श्योर। मैंने तो इनको को होस्ट दे दिया है सर, ये समझ के कि स्पीकर वाला है। शायद सही दिया हो, पता नहीं, देख रहा होगा आपको। हाँ जी पंकज जी। यस, संन्यास बेहरा जी, संन्यास बेहरा। पंकज यार अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद अपने आप को। संन्यास बेहरा जी। सुनाई जा रहा है सर? जी जी। एक्चुअली मैं एक्सेस टू जस्टिस के बारे में पूछना चाहता था। जो एक्सेस टू जस्टिस, जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ब्रेल स्क्रिप्ट में ऑर्डर निकालने के लिए सारी चीजें हैं एक्सेस टू जस्टिस का, जहाँ पे जो नीचे वाली कोर्ट से शुरू करके। हाँ सर, दोबारा। हाँ सर, सर एक्चुअली वो मुझे एक्सेस टू जस्टिस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि ब्रेल स्क्रिप्ट में सारी जुडिशरी का ऑर्डर निकले, दिल्ली हाई कोर्ट का जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर डिसेबिलिटी का ऑर्डर्स निकले। इससे बहुत चीजों हैं जो नीचे कोर्ट से, अधस्तन न्यायालय से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। और ये बेसिकली एक्सेस टू जस्टिस में एक तो जस्टिस को एक्सेस करनी है और दूसरी है राइट को। जैसे मैंने बहुत ऐसा विजुअल इम्पेयर्ड लोगों को देखा जिनका प्रॉपर्टी राइट को छीन लिया जाता है। उनका प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है, उनके घर वाले, उनके परिवार के लोगों, पिता माता के निधन होने के बाद उनको प्रॉपर्टी राइट से वंचित करते हैं। तो उसके बारे में जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का प्रॉपर्टी होने पर भी वो बेगर जैसा रास्ते में घूमते रहते हैं, और उनको प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कोई प्रावधान राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में है, ना कोई प्रावधान इवन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में है। अगर इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल मोबिलिटी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक केस आता है तो प्रॉपर्टी राइट बड़ा, रजीफ आंसर करें। रजीफ प्लीज। Disability law and convention do talk about ownership rights of property, and if these matters come up, you must take it up in the courts. ये तो मैटर्स आते ही आ रहे हैं और लेके जाओ, बिकॉज डेफ ग्रुप्स के साथ तो बहुत ही मैटर्स आते हैं इनहेरिटेंस राइट्स लेके। और सन्यासी, यू आर विद द ओडिशा गवर्नमेंट, यू शुड बी गेटिंग some provision made there
You should whenever ये लॉ में नहीं है, लॉ में है, किसने बोला नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती तो कहाँ लॉ से? में है, लॉ में है, लीगल कैपेसिटी वाले चैप्टर में वेरी क्लियरली मेंशन दैट ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव द राइट टू own and property inherit on property, right? It is there. It is very much there. The issue is that you'll have to challenge all this. I know things will not come easily, but we'll have to challenge. और समस्या ये है कि हमें स्पेसिफिक केसेस नहीं मिलते। सर बहुत सारे केसेस आ रहा है। नहीं देखिए ऐसा है, जैसे ओके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा प्रॉपर्टी से डेटा है, अगर किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कई तरह की होती है। अगर कोई फादर है, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो अपनी मर्जी से एक बेटे को देना चाहता है, दूसरे को नहीं, अपने जीवन में, तो उस पर हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। अगर अपनी डेथ के बाद उनके भाई बेचना चाहते हैं तो वो उनके सिग्नेचर की बिना नहीं बेच सकते। पर अगर कोई ऐसा होता है और आपको पता चला है तो हमारे नोटिस पर हम तो वही कौन साहब ने सुबह कहा, हमारे पास बजट भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लोग भी हैं, हम मदद करना चाहे, आप केसेस लाइए ना। ठीक है सर, हमारा हमारे सर एक केस है बालुंकेश्वर पाइकरा करके एक लड़का है, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। उनके पिता माता की निधन होने का बाद उनका जो सिस्टर और उनका हस्बैंड दोनों ने मिलके उनका सारा प्रॉपर्टी ले चुके हैं। वो कैसे नहीं कर सकते। आप बताइए ना, देखिए आप तो हमारे एफिलिएट है तो बताते क्यों नहीं है? आप यहाँ बता रहे हैं, आपने रिप्रेजेंट किया, हमारे नोटिस पे है, आपको तो इंडिविजुअल केस भी तो हाई कोर्ट में हम लोग गए हैं सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, फिर हाई कोर्ट में गए हैं, बहुत सारे उनके लिए एफर्ट दिए हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्टी राइट नहीं मिल रहा। नहीं कोई कानूनी दाव पेच होगा इस वजह से। वहां जाने से पहले अगर हमारे से आप कंसल्ट कर देते तो शायद हम आपकी मदद कर पाते। हम तो फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं एफिलिएट्स को, आप उसका क्यों नहीं यूज करते हैं? आप तो हमारे एफिलिएट हैं, तो आइए ना हमारे पास, बताइए क्या केसेस है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू टेक इट अप। थैंक यू सर, बताइए। या so thank you Rajiv. हाँ please go ahead. No, I just want to tell Sannyasi that as far as ancestral property is concerned, और अगर कोई विल नहीं है तो उसमें इक्वल शेयर है उस बच्चे का। और जहां तक कि पेरेंट्स अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो अगर वो विल कर देता है पेरेंट अपने किसी सिबलिंग, अपने किसी बच्चे को, तो और उसको डिसेबल को नहीं देता, then we can do nothing about it. But if the parent dies without a will, then you can certainly claim a share. हाँ, वो तो तब उसके कर सकते। तो राजीव बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, एंड हमें सब सच गुड इंफॉर्मेशन and knowledge. Thank you very much for joining. Thank you very, thank you so much, and thank you everybody to all the participants. Pleasure.